नमस्कार। बाजार आज और कल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का कैसा रहा एक्शन, साथ ही कल आप कहां पर कर सकते हैं कमाई। पूछे हमसे सवाल, व्हाट्सएप करें, नंबर है 9582222666। साथ ही आप हमें फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेज सकते हैं #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से करेंगे बातचीत। और साथ ही एक और खास मेहमान है, परिचय करा दे प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के अविनाश गोरक्षकर। अविनाश जी, स्वागत करते हैं हम आपका आज के शो में। बातचीत शुरू करें उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। घरेलू शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन बढ़त के साथ ही बंद हुए। मेटल, आईटी और रियल्टी ये ऐसे एरियाज रहे जहां पर उछाल दिखा। सेंसेक्स 157 अंक इस बलबूते चढ़कर 58,222 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 57 अंकों की तेजी के साथ 17,332 के लेवल पर बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी आज 172 अंक चढ़ा और 39,300 के लेवल के करीब जाकर बंद हुआ। आइए एडिटर्स टेक में अनिल जी से समझते हैं कि बाजार में ये जो रफ्तार है वो आ कहां से रही है। कल दशहरे की छुट्टी के बाद जब आज भारतीय बाजार खुले तो संकेत बेहद मजबूती के थे, क्योंकि पिछले 3 दिनों से अमेरिकी बाजारों में 2 दिन तो बेहद शानदार है और कल के सेशन में कमजोर खुलने के बाद दिन की ऊंचाइयों पर हल्के नुकसान के साथ बंद हुए अमेरिकी बाजार। और डाउ फ्यूचर्स सुबह से मजबूत थे, इनके चलते एक दमदार ओपनिंग होना तय थी। लेकिन भारतीय बाजार उतनी मजबूती से खुले नहीं जितने खुलने चाहिए, और इसकी 2 बड़ी वजह थी। इनफैक्ट 3 वजह। पहली वजह तो यह कि कच्चा तेल बढ़कर $95 के ऊपर निकल गया धीरे धीरे। जिस तरह से कच्चे तेल में ओपेक प्लस ने प्रोडक्शन घटाने की बात की, उसका असर कच्चे तेल के दामों पर दिखा, तो वो थोड़ा हमारे लिए नेगेटिव था। दूसरा ये था कि डाउ फ्यूचर्स सुबह तो मजबूत थे लेकिन धीरे धीरे थोड़े कमज़ोर हो गए। और तीसरा ये था कि आज वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी थी, तो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग पोजीशन उस वजह से भी तेज़ी करने वाले ट्रेडर्स ने अपनी कम करना ठीक समझा। अब 17,400 के आसपास खुले और वहीं पर सुबह सुबह हमने टॉप बनाया 17,425 के आसपास। ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा गिरे हों, दिन भर एक छोटी सी रेंज में रहे, 100 पॉइंट की रेंज में बंद हुए 17,325 के अहम लेवल के जस्ट पास, दिन के निचले स्तरों के करीब, लेकिन फिर भी 57 अंकों की रही मजबूती। अब आइए बैंक निफ्टी 39,600 का हाई बनाने के बाद 39,300 के आसपास बैंक निफ्टी पर भी हम बंद हुए, दिन के निचले स्तरों की तरफ बंद हुए, लेकिन बैंक निफ्टी में भी 200 पॉइंट की तेजी रही। तो दोनों इंडेक्स मजबूत तो बंद हो गए, लेकिन जितनी उम्मीद सुबह सुबह तेजी की थी उतनी हुई नहीं। और उम्मीद इसलिए थी कि ग्लोबल मार्केट्स 2-3 दिनों से बहुत अच्छे हैं, एफआईज की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आए, हल्के बाजार भी हैं, अभी भी एफआईज की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन कोई ज़्यादा है नहीं, ट्रेडर्स भी हल्के, तो उसको देखते हुए मजबूत हो सकते थे, हो सकता है। अब हम कल का इंतजार करेंगे। लेकिन बाकी ब्रॉडर मार्केट में देखें तो एक्शन ज़बरदस्त था। तो आज की तेजी इंडेक्स में कम थी, इंडेक्स के बाहर ज़्यादा थी। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भरपूर एक्शन, रियल एस्टेट जैसे सेक्टर, मेटल, क्या गजब के कूदे। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि बाजार में मूड माहौल बहुत तेज़ी का बना हुआ है। और पिछले 2 सेशन में, और स्पेशली जब से अक्टूबर सीरीज की शुरुआत हुई है, तब से थोड़े से बाजार में ट्रेडर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं। आज भी वीकली एक्सपायरी के दिन ऑप्शंस में वॉल्यूम देखने लायक था। तो ओवरऑल पार्टिसिपेशन आ रहा है, सेलेक्टिव खरीदारी हो रही है, और साथ ही साथ बाजार में एक्शन, ग्लोबल मार्केट्स में राहत मिलने के संकेत से थोड़ा सा बेहतर होता दिख रहा है। बिल्कुल। और अविनाश जी का रुख कर लेते हैं। अविनाश जी, बाजार काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, तेजी लगातार कायम है, एफआईआईज की खरीदारी भी हमने देखी होते हुए। क्या यहाँ पर अभी आपकी राय रहेगी बाजार पर? क्या ये कॉन्फिडेंस बाजार जारी रख पाएगा? साथ ही मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो भी नेगेटिव्स है वो मोटा मोटी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुके हैं। देखिए, अभी जो हेडविंड्स है वो ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट से आएंगे। मेरे ख्याल से जो नतीजों का सीजन है वहाँ पे यूएस में, वो जब अक्टूबर में रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद मार्केट्स यहाँ पे थोड़े बहुत रिएक्ट करेंगे। लेकिन डोमेस्टिकली हमको लग रहा है कि डिमांड ऑन ग्राउंड बहुत स्ट्रांग है। आप ऑटो कंपोनेंट्स देख लीजिए, ऑटोमोबाइल्स देख लीजिए, गारमेंट्स, उसके बाद ज्वेलरी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यहाँ पे उम्मीद से कहीं ज़्यादा डिमांड हमको ग्राउंड लेवल पे दिख रही है। और इसका सारा जो इम्पैक्ट आएगा वो आपको आने वाले नतीजों के सीजन में देखने को मिलेगा। तो हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं मार्केट्स, जैसे अनिल जी ने कहा, कि आउटसाइड ब्रॉड मार्केट की तरफ ज़्यादा देख रही है। जो छोटे-मझोले कंपनीज़ है, मिड कैप कंपनीज़ है, वहाँ पे हमको लग रहा है कि उम्मीद से अगर ज़्यादा अच्छे नतीजे आते हैं, तो मार्केट्स डेफिनिटली अच्छे खासे स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच से चलेगी। इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि मार्केट्स वोलेटाइल रहेगा, क्योंकि हम 400 पॉइंट ऊपर, 400 पॉइंट नीचे, इस तरीके का मार्केट रोज 1-2 दिन से देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स से ज्यादा स्टॉक स्पेसिफिक रवैया अपनाइए, वहीं पे आपको ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा।
और लंबी अवधि की खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक सजेस्ट करेंगे अविनाश जी? देखिए स्वाति, आज जो स्टॉक हमने चुना है वो ऑटो कंपोनेंट सेक्टर का एक प्रोमिनेंट प्लेयर है और कंपनी का नाम है मिंडा कॉर्पोरेशन। ये कंपनी बेसिकली दिल्ली बेस्ड स्पार्क मिंडा की फ्लैगशिप कंपनी है और ये कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत स्ट्रांग है। इनफैक्ट ये काफ़ी ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि इग्निशन सिस्टम्स है, उसके बाद स्टीयरिंग लॉक्स है, फिर डाई प्रेशर कास्टिंग्स बनाते हैं, वायर हार्नेस बनाते हैं, सेंसर्स, जंक्शन बॉक्सेस, काफ़ी बड़ी इनकी प्रोडक्ट प्रोफाइल है। काफ़ी बड़े प्लांट्स और फैसिलिटीज नॉट ओनली इंडिया लेकिन ग्लोबली भी लोकेटेड है। तो इनका सबसे बड़ा जो कस्टमर सेगमेंट है वो टू व्हीलर सेगमेंट है, उसके बाद कमर्शियल व्हीकल है, पैसेंजर कार है, आफ्टर मार्केट में भी ये काफ़ी बड़े प्लेयर है। इनके काफ़ी बड़े कस्टमर्स है, जैसे कि बजाज ऑटो है, अशोक लेलैंड है, महिंद्रा है, मारुति है। तो कंपनी काफ़ी वेल पोजिशन्ड है। पिछले साल 22 दैट इज FY22 के लिए इन्होंने करीबन 2,975 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद करीबन 160 करोड़ का मुनाफा कमाया था। हमारा मानना है कि जिस प्रकार की अभी ऑर्डर बुक है, करीबन 5,900 करोड़ की ऑर्डर बुक है और इसमें से कम 2,500 करोड़ तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्रोडक्ट्स के लिए इनको ऑर्डर्स मिले। तो बिजनेस बहुत स्ट्रांग चल रहा है। हमारा मानना है कि इस साल कंपनी करीबन 4,000 करोड़ का रेवेन्यू कमाएगी और कम से कम 280 करोड़ का प्रॉफिट, और FY24 में ये मोमेंटम जारी रहेगा। तब लग रहा है कि FY24 में कम से कम 14-15 रुपए की अर्निंग आएगी। तो साल भर का कोई नजरिया लेता है तो मुझे लग रहा है कि 300 के करीब का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। तो इसको डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें, क्योंकि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर हमारे हिसाब से आने वाले 1-2 सालों के लिए बहुत अच्छी तरह से चलेगा। ओके, तो मिंडा कॉर्पोरेशन में लंबी अवधि की खरीदारी करने की सलाह आ रही है अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। आइए कुछ दर्शकों से बात करते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश से साउथ कुरैशी साहब हैं। साउथ जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर आप सवाल पूछना चाहेंगे? जी गुड इवनिंग मैम, मेरे पास वोडाफोन आइडिया शेयर है 15,000, 9.30 का रेट का। इसमें आगे क्या करना है मैम? क्या अब बॉट प्राइस खरीद क्या है आपकी? 9.20। 9.20 जी। ओके, वोडा आइडिया में काफी सारे शेयर इन्होंने ले रखे हैं। साउथ जी ने 15,000 शेयर है और 9 रुपए 20 पैसे की इनकी खरीद है। टेलीकॉम सेक्टर का एक बड़ी कंपनी वोडा आइडिया। क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे आप इन्हें? वोडा आइडिया में क्या कर सकते हैं और कुछ पॉसिबल ट्रिगर्स कंपनी के लिए आने वाले दिनों में? देखिए स्वाति, मुझे लग रहा है कि वोडाफोन टेलीकॉम सेक्टर में एक तीसरा ऐसा प्लेयर है जो फाइनेंशियली बहुत वीक है। इनफैक्ट ये बात सभी को पता है कि हर क्वार्टर में ये करीबन 5 या 6,000 करोड़ का घाटा रिकॉर्ड करते हैं। मुझे लग रहा है कि जो दूसरी तिमाही भी आएगी वहां पे कोई ज़्यादा फर्क आने वाला नहीं है। कंपनी अभी भी इस स्टेज में नहीं है कि वो प्रॉफिट दिखाए। और सबसे बड़ी बात, इनका कर्जा काफ़ी सिग्निफिकेंट है। हालांकि देखिए 5G का ट्रिगर है, आपने पूछा वोडाफोन में क्या ट्रिगर है, तो वोडाफोन में 5G का ट्रिगर ज़रूर प्ले आउट होगा, क्योंकि इन्होंने भी स्पेक्ट्रम खरीदा है। लेकिन अगर इनका नज़रिया एकदम बड़ा अपसाइड के लिए, तो वो शायद ना हो। तो मुझे लग रहा है कि अगर इनको पकड़ना है तो मेरे ख्याल से एक 8 साढ़े 8 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि ये शेयर बहुत वोलेटाइल है। तो करीबन 11-12 रुपए का अगर प्राइस आता है तो वहां पे उनको निकल जाना चाहिए। बड़ी अपसाइड की उम्मीद ना करें, क्योंकि अगर सेकंड क्वार्टर के नतीजे भी खराब आते हैं तो इस शेयर में और थोड़ी बिकवाली आ सकती है। तो सेकंड क्वार्टर के बाद मेरे ख्याल से सेल ऑन राइस का एक अच्छा अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगा, तभी उस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकते हैं। ओके, तो वोडा आइडिया पे रही है राय हमारे एक्सपर्ट की। अगले कॉलर से बात करते हैं। अहमदाबाद से साबिर भाई हमारे साथ है। साबिर जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? हाँ, मैंने हिंदुस्तान ग्लोबल मैडम लिया था 1650 के रेट से 100 शेयर, और 1 साल का इन्वेस्टमेंट का नजरिया है। अभी 2 महीने मुझे हो चुके हैं, तो अब क्या करूं, बहुत रेट घट गया। बिल्कुल, 33,000 से ज्यादा के नुकसान पर हैं आप। 1 साल के नजरिए के लिए हिंदुजा ग्लोबल क्या पोटेंशियल नजर आ रहा है आपको अविनाश जी? क्या करें? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस शेयर में हिंदुजा ग्लोबल ने इनकी एक कंपनी को बेचा था, तो मार्केट में ऐसा अनुमान है, रिपोर्ट है कि शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा डिविडेंड आने की उम्मीद है। मेरे ख्याल से देखिए, इस कंपनी में कैश काफ़ी सिग्निफिकेंट है सेल के बाद, और बिजनेस वैसे तो काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से देखिए, नजरिया 1 साल का अगर है तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करिए। मेरे ख्याल से सेकंड क्वार्टर के नंबर आएंगे, तभी हो सकता है कि मार्केट में कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आपको थोड़ा बहुत डिविडेंड पे आउट के बारे में थोड़ी सी कमेंट्री दे।
तो तभी ये शेयर चलेगा, तब तक मेरे ख्याल से ये स्टॉक रेंज बाउंड रहेगा। तो 12 टू 15 मंथ्स के टाइम फ्रेम से ये होल्ड कर सकते हैं। कंपनी का फंडामेंटल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है और इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लग रहा है इनको लॉस में इनको बेचना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करिए और मेरे ख्याल से करीबन 12-15 महीने में आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलने की अपेक्षा रहेगी। ओके, तो बने रहने की सलाह हिंदुजा ग्लोबल में आ रही है अविनाश जी की तरफ से। भिलाई से राहुल कनौजिया का सवाल लेते हैं। राहुल जी हमारे साथ फोन लाइन पर भी हैं, स्वागत करते हैं। बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, बजाज फिनवर्स का मेरे पास 30 शेयर मैं बाय किया था 1796 रुपए में। जी, वो आगे लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो कैसा रहेगा मैम? बजाज फिनसर्व पर लॉन्ग टर्म के नजरिए के लिए ये आपसे राय लेना चाह रहे हैं अविनाश जी, क्या कर सकते हैं? देखिए, बजाज फिनसर्व इंश्योरेंस बिजनेस में भी है, बजाज फाइनेंस इनकी सब्सिडरी है। मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 1.5-2 साल का है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि देखिए हाल ही में बजाज फाइनेंस ने उनका क्वार्टरली अपडेट डिक्लेयर किया था। बहुत ही दमदार नंबर एयूएम पे ऊपर आया है, लोन बुक के ऊपर आ गया है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है और जिस प्रकार की देखिए फेस्टिव बाइंग हम देख रहे हैं अक्रॉस कैटेगरीज, तो इसका फायदा जरूर बजाज फाइनेंस को मिलेगा और उसका इनडायरेक्टली बेनिफिट बजाज फिनसर्व को भी मिलना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस की भी वैल्यू बजाज फिनसर्व में फैक्टर इन है। तो अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो होल्ड करिए। देखिए छोटी अवधि के लिए आपको इतना बड़ा अपसाइड ना मिले, लेकिन 1.5-2 साल में अगर ये निवेशित रहते हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन, यही मैं कहूंगा। बजाज फिनसर्व बने रहने की सलाह अविनाश जी की तरफ से आ रही है। व्हाट्सएप पर सवाल है कोलकाता से कुंदन ठाकुर साहब का। जेएसडब्ल्यू स्टील है इनका स्टॉक, 120 शेयर है, 620 है इस पर इनकी खरीद। मेटल शेयर में हमने देखा चौतरफा तेजी का आज माहौल रहा और शेयर निफ्टी के टॉप गिनर्स में भी शामिल हुआ। जेएसडब्ल्यू स्टील, अविनाश जी क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह आप देंगे हमारे इस व्यूअर को? कुंदन ठाकुर जी, कुछ मुनाफा है इन्हें? नहीं, बिल्कुल। देखिए मुझे लग रहा है कि तेजी जो हुई है वो मेरे ख्याल से एक टेक्निकल बाउंस बैक है। फंडामेंटली हमको लग रहा है कि देखिए जब तक मेटल प्राइसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ते नहीं है तब तक मार्जिन्स और मुनाफे में इतना ग्रोथ आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से 50% तो ये मुनाफा बुक कर सकते हैं। बैलेंस क्वांटिटी Q2 के लिए इंतजार करें। जिस प्रकार की मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी और जिस प्रकार के मेटल के प्राइसेस रहेंगे उसके हिसाब से कंपनी का स्टॉक चलेगा। तो मेरे ख्याल से 50% तो आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अच्छा खासा मुनाफा बन रहा है। बैलेंस 50 क्वांटिटी आप होल्ड करें, यही राय रहेगी। ओके, तो ये रही जेएसडब्ल्यू स्टील पर मुनाफा वसूलने की सलाह अविनाश जी की तरफ से। ट्विटर पर कोलकाता से ध्रुव दत्ता साहब पूछ रहे हैं गेल पर सवाल। 750 शेयर है इनके और 100 है इनकी गेल पर खरीद। जानना चाह रहे हैं कि गेल पर ये क्या स्ट्रैटेजी रख सकते हैं अविनाश जी? देखिए गेल एक मोनोपोली प्लेयर है गैस पाइपलाइन के लिए और गैस के ट्रांसमिशन के लिए गैस के पाइपलाइंस का इनका कंप्लीट मोनोपोली है ऑल ओवर इंडिया। प्लस इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर गैस सिटी गैस कंपनीज में, जैसे महानगर गैस में भी इनका बड़ा इक्विटी स्टेक है। ओवरऑल कंपनी ने बहुत ही दमदार नंबर्स पिछले क्वार्टर में डिक्लेयर किए थे। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव थी। मुझे लग रहा है कि इनको घबराना नहीं चाहिए। अगर इनका नज़रिया साल 1.5 साल का है तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी कमाई होने की पॉसिबिलिटी है। अभी शेयर एक्स बोनस चल रहा है, बट मेरे ख्याल से डेफिनेटली साल 1.5 साल अगर ये होल्ड करते हैं तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है। तो गेल पर ये रही राय हमारे आज के एक्सपर्ट अविनाश गोरक्षकर की तरफ से। बने रहें गेल में। चेन्नई से इशिता कुलकर्णी हमारे साथ इस वक्त है। इशिता, बहुत स्वागत करते हैं। हेलो, सुचिता हमारे साथ है, माफ कीजिए। ओके सुचिता, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? I have 29 shares of LIC, which I got during the IPO. So my question is, should I hold it for a long period or should I do averaging right now, because share is trending at 621. आईपीओ के समय के शेयर है एलआईसी के और जानना चाह रही है कि क्या करें, होल्ड करने की सलाह आपकी रहेगी एलआईसी में अविनाश जी? नहीं, बिल्कुल। देखिए एलआईसी एक ऐसी कंपनी है जो हमको लग रहा है कि कम से कम 1-2 सालों में अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी रहती है। हालांकि आईपीओ के टाइम के बाद काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। आईपीओ के प्राइस से ये शेयर कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है। इन्होंने ये भी कहा है कि वो एवरेज कर सकती है, तो डेफिनेटली एवरेज कर सकती है, लेकिन नज़रिया कम से कम 2 साल के ऊपर का रखिए, क्योंकि ये शेयर इतना जल्दी जाएगा ऊपर ऐसा लग नहीं रहा है। आई मीन अगर आपका नज़रिया मीडियम टू लॉन्ग टर्म है 2 ईयर्स प्लस का, तो ही एवरेज करिए और इसमें कोई डाउट नहीं कि आने वाले 1.5-2 सालों में रिस्क रिवॉर्ड आपको
काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ओवरऑल मार्केट शेयर इनका 50% के ऊपर है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है और अभी जैसे कंपनी अपने क्वार्टरली नंबर्स, कमेंट्री या एनालिस्ट कॉल करेगी तो थोड़ा इसमें मूवमेंट और ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इसमें होल्ड करें और हो सके तो थोड़ा एवरेज भी करके अपनी पोजीशन ऐड करें। ओके, एलआईसी में होल्ड करने की सलाह और कुछ आप एवरेज भी कर सकते हैं, जैसा कि आप बता रही थी। एलआईसी में ये व्यू है हमारे आज के एक्सपर्ट की तरफ से। अगले सवाल में गिरिडीह से राजेश गुप्ता हमारे साथ है। राजेश जी, स्वागत करते हैं। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है? मेरा स्टार सीमेंट पर सवाल है। स्टार सीमेंट मैंने 102 का 300 शेयर लिए हैं। मैं कितने दिन तक उसे होल्ड करूं? ओके, तो स्टार सीमेंट पर कब तक होल्ड करने की सलाह आप देंगे इनको, अविनाश जी? देखिए, मुझे लग रहा है कि स्टार सीमेंट बेसिकली ईस्ट इंडिया में काम करता है और काफ़ी अच्छी पोजीशन है इनकी। मेरे ख्याल से इनका बाइंग प्राइस और मार्केट प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर ये एक साल भर का नज़रिया रखते हैं तो मेरे ख्याल से 130, 140 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। कंपनी काफ़ी अच्छी तरह से अपने ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन मैं ये भी बता दूं कि क्वार्टर 2 में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मार्जिन प्रेशर आपको देखने को मिले क्योंकि काफ़ी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़े हैं। सेकंड हाफ जो FY23 का होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो थोड़ा-सा नज़रिया बढ़ाइए, कम से कम 8 से 12 महीने अगर आप होल्ड करते हैं तो 130, 135 का आपको टारगेट प्राइस मिलने की अपेक्षा रहेगी, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय। ओके, होल्ड करें स्टार सीमेंट पर, अविनाश जी आपको सलाह दे रहे हैं। ट्विटर पर सवाल है आ रहा है झारखंड से ऋषभ जालान साहब का। विप्रो पर इनका सवाल है। विप्रो है इनके पास 120 शेयर, 530 है इस पर इनकी खरीद। विप्रो पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे अविनाश जी? क्या करें इस स्टॉक में? देखिए, मुझे लग रहा है कि पहले तो मैं इनको यही बताऊँगा कि आप लॉस में पोज़ीशन बुक मत करिए क्योंकि देखिए कंपनी विप्रो जैसी कंपनी है तो काफ़ी अच्छी ऑर्डर बुक है, इनके काफ़ी अच्छे बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट्स 5G को लेके हैं। लेकिन नियर टर्म में अगर ये जो सितंबर का क्वार्टर देखेंगे तो इसमें डेफ़िनेटली आपको कोई बड़ी अपसाइड प्रॉफ़िट में दिखेगी नहीं, मार्जिन प्रेशर भी दिखेगा। दिसंबर तक ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि मार्जिन्स कंटिन्यूअसली दबाव में रहेंगे क्योंकि सारे जो आईटी प्लेयर्स हैं वो यूएस और यूरोप से ज़्यादा बिज़नेस जनरेट करते हैं। तो नज़रिया यहाँ पे 12 से 18 महीने का रखिए और होल्ड करिए। हालाँकि फ्रेश बाइंग यहाँ पे मैं नहीं सजेस्ट करूँगा बट इनके पास है तो वो होल्ड करें। 12 से 18 महीने के नजरिए के साथ विप्रो को होल्ड करने की सलाह अविनाश गोरक्षकर की आ रही है। कल के बाजार पर क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। जहां तक कल के सेशन का सवाल है, देखते हैं आज अमेरिकी बाजारों में किस तरह का रुझान रहता है क्योंकि भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त पौने 200 से 200 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि अमेरिका में थोड़ा एक कमजोरी भरा सेशन रह सकता है। देखते हैं शुरुआत होने के बाद क्या अमेरिकी बाजार कल ही की तरह आज भी निचले स्तरों से रिकवर हो पाते हैं यानी, और साथ ही कल सुबह डाउ फ्यूचर्स की चाल पर रखेंगे नजर। ग्लोबल मार्केट से हमें संकेत थोड़े कच्चे तेल से भी लेने हैं जो $95 के ऊपर है, थोड़े संकेत हमें लेने हैं डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड से भी। इन सब के अलावा हमारे अपने लोकल संकेतों में एक अच्छी बात है कि वीकली सीरीज की आज समाप्ति हुई तो बाजार थोड़े और हल्के हो गए। कल से हम नई सीरीज की वीकली सीरीज की शुरुआत करेंगे। दूसरी बात जो अच्छी है, एफआईज और घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी के आंकड़े आए वो भी आज देखते हैं, रहने चाहिए पॉजिटिव साइड पर ही, तो ओवरऑल वो भी मूड बनाने का काम करेंगे। कैश मार्केट के स्टॉक्स में और ब्रॉडर मार्केट में जो खरीदारी आती दिख रही है वो और आगे बढ़ने का काम करेगी। अब बाजार के लिए ऊपर की तरफ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो है 17,425 से 17,500। कल के लिए ऊपर निफ्टी का ये टारगेट बनेगा और नीचे की तरफ जो सपोर्ट हम लेंगे निफ्टी पर वो होगा 17,175 से 17,200 की रेंज में। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 39,050, 39,175 कल आपके लिए तुरंत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 39,550 से लेकर 39,700 की रेंज होगी जहां तक बैंक निफ्टी फिर से जाने की कोशिश कर सकता है। ये छोटी रेंज है, बाकी बड़ा मूव डाउ और बाकी ग्लोबल मार्केट्स के मूड माहौल को देखकर डिसाइड करेंगे, कच्चे तेल और डॉलर इंडेक्स को देखकर डिसाइड करेंगे। लेकिन ओवरऑल अभी तक का जो माहौल बना है वो बाय ऑन डिप्स का है और 17,325 के ऊपर की क्लोजिंग थोड़ी रिलीफ देने वाली है। 39,300 के आसपास की क्लोजिंग बैंक निफ्टी की भी थोड़ी राहत देने वाली है। आइए कल की स्ट्रैटेजी के लिए देखते हैं कल का ऑप्शन। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया का करते हैं स्वागत। सुमित जी वेलकम, बताइए कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए ऑप्शन के जरिए दोनों स्टॉक तेजी के साइड के हैं। मार्केट में कोई छोटी मोटी गिरावट आती है तो खरीदारी करके काम करना है। तो जो पहला स्टॉक ऑप्शन है वो है विप्रो। आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम बनना स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से एक अच्छा पुलबैक बाउंस बैक देखने को मिलना चाहिए।
400 वाला कॉल 18 रुपए के आसपास लेने का सलाह रहेगा। विप्रो में 14 रुपए का, 400 के कॉल में 14 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट 25 से 30 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। दूसरा जो स्टॉक है वो है एमसीएक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है और ये मोमेंटम यहाँ से कंटिन्यू रहना चाहिए। तो 1300 का कॉल 50 से 55 के बीच में लेने का सलाह रहेगा। 35 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में टारगेट 75 रुपए से लेकर 80 रुपए तक के एमसीएक्स के 1300 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच सुमित जी। कल की ऑप्शन स्ट्रेटजी आपने बताई और हफ्ते से 10 दिन का नजरिया हो तो कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है अविनाश जी? स्वाति, हमको फेडरल बैंक पसंद है। करंट लेवल पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, तो हमको लग रहा है कि 8 से 10 दिन का नजरिया है तो 115 का स्टॉप लॉस रखिए और करीबन 133-32 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदी कर सकते हैं। रिजल्ट्स तो काफी अच्छे आएंगे, लेकिन ओवरऑल जो बिजनेस अपडेट आ गया है वो बहुत ही बेहतरीन है, तो यहाँ पे एक पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो फेडरल बैंक में पोजीशन व्यू रखने की सलाह अविनाश गोरक्षकर दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद करेंगे सर, आप हमारे साथ आज के शो में शामिल हुए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।